Hello friends, all of you are most welcome to my YouTube channel Deep Edu Zone, and I am your host as usual Deepak Kumar. Today in this video we have brought you line-wise Hindi meaning of a new poem, Still Another View of Grace, composed by A.K. Ramanujan. आज के वीडियो में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं A.K. रामानुजन की लिखी हुई पोएम स्टिल अनदर व्यू ऑफ ग्रेस का लाइन वाइज हिंदी मीनिंग एंड एक्सप्लेनेशन। आज के वीडियो में आज हम बता रहे हैं आपको इसका मीनिंग, और ये बता दें कि जो स्टूडेंट्स हैं कुमाऊं यूनिवर्सिटी या एसएसजे कैंपस अंडर यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं और आपका बीए फाइनल है और ये पोएम प्रेस्क्राइब की गई है, या आप कोई भी अदर कॉलेज में पढ़ते हैं और इंग्लिश लिटरेचर आपका सब्जेक्ट है और ये पोएम प्रेस्क्राइब की गई है, सो दिस वीडियो विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। तो और एक व्यूअर ने मेरे से क्वेश्चन भी पूछा था कि सर इम्पोर्टेंट जो पोएम्स हैं वो बता दीजिए। तो जो इम्पोर्टेंट पोएम्स है, देखिए जो मैं इम्पोर्टेंट पोएम है सबसे पहले मैं इम्पोर्टेंट पोएम को ही कवर कर रहा हूँ। तो जितने भी वीडियोज एक एक करके आ रहे हैं वो सब इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। तो मैं भी कोई सारे जो पोएम्स है हो सकता है कि मैं सारे पोएम कवर नहीं करूँगा, और केवल जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है उस पर मेरा फोकस है, और एक एक करके जो मैं ला रहा हूँ सीरीज वाइज वो सब इम्पोर्टेंट पोएम ही लाई जा रही हैं। तो आप इन्हीं को इम्पोर्टेंट पोएम मान सकते हैं। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। स्टिल अनदर व्यू ऑफ ग्रेस A.K. रामानुजन। तो स्टिल अनदर व्यू, फिर भी एक जो व्यू है, अनदर व्यू एक अलग दृष्टिकोण ऑफ ग्रेस, आकर्षण या सुंदरता को देखने का एक अलग दृष्टिकोण जो A.K. रामानुजन ने यहाँ पर प्रस्तुत किया है, उसको अब हम यहाँ पर देखने जा रहे हैं कि आखिर क्या दृष्टिकोण है पोइट का, ये व्यू ऑफ ग्रेस जो सुंदरता है उसको देखने का दृष्टिकोण उसका क्या है। सो दिस पोएम इज कॉल्ड स्टिल अनदर व्यू ऑफ ग्रेस। तो ये जो पोएम है, ये जो जिसे स्टिल अनदर व्यू ऑफ ग्रेस कहा गया है, तो ये जो पोएम है एक तरीके से लिए आप कह सकते हैं कहीं ना कहीं वो राइटर जो है, जो पोइट है, उसके ऊपर जो आप बीती है कहीं ना कहीं वो उसने यहाँ पर इस पोएम में उसको डिस्क्राइब किया हुआ है, जो उसके ऊपर खुद बीत चुकी है। क्योंकि ये जो पोइट है वो एक ब्राह्मण परिवार से जो बिलोंग करता था, ब्राह्मण परिवार से, और ब्राह्मण परिवार जो होता है सबसे हाई क्लास का समझा जाता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, अगर भारतीय हिंदू समाज को देखते हैं तो 4 वर्गों में वर्ण व्यवस्था को बांटा गया था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो ब्राह्मण जो होता है वो सबसे टॉप में आते हैं। तो ब्राह्मण परिवार से बिलोंग करने वाला था और ब्राह्मण कल्चर में पला बड़ा, भारतीय कल्चर में पला बड़ा, और फिर वो विदेश चला गया। तो वहाँ विदेश जाने के बाद तो विदेश का जो होता है वेस्टर्न कल्चर और इंडियन कल्चर तो काफ़ी फ़र्क है वेस्टर्न और इंडियन कल्चर में, और ब्राह्मण परिवार का तो और ज़्यादा अलग हो जाता है। तो वहीं पर उसी का विरोधाभास जो है वो यहाँ पर कॉन्ट्रडिक्शन यहाँ पर दिखाया गया है कि जब वह मतलब ब्राह्मण परिवार से बिलोंग करता था और वहाँ विदेश चला गया और वहाँ पर उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है और वो उस लड़की से उसे प्रेम हो जाता है, तो उसके जो ब्राह्मण जो वैल्यूज़ हैं, ब्राह्मण वैल्यूज़ जो हैं और ब्राह्मण जो टीचिंग से उसे सिखाई गई हैं, जो ट्रेडिशन है, वो अलाउ नहीं करता है कि वो किसी जो विदेशी औरत है जो क्रिश्चियन है उसके साथ वो उसके प्रेम संबंध में पड़ जाए। तो कुछ इसी तरीके का यहाँ पर पोएम में दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। आई बर्न एंड बर्न वन डे आई टर्न एंड कॉट दैट दो बाय द स्क्रीम्स ऑफ हर हेयर। तो यहाँ पर कह रहा है आई बर्न एंड बर्न, मैं जलता रहा, बट वन डे, लेकिन एक दिन, आई टर्नड, मैं मुड़ा, एंड कॉट दैट थ्रू, ये THROUGH दिया हुआ है, ठीक है, कॉट दैट थ्रू, और वहाँ कह रहा है कि मैंने उन विचारों को, तो कह रहा है कि आई बर्न एंड बर्न, मैं जलता रहा, कह रहा है कि मतलब एक लड़की है और उसके जो टेम्पटेशन है, उसके जो शारीरिक आकर्षण है, उसके फिजिकल ब्यूटी जो है, एंड चार्म्स ऑफ हर ब्यूटी, उसके जो शरीर का जो और ब्यूटी का जो आकर्षण है, वो ऐसे जो विचार थे वो मेरा पीछा कर रहे थे और मैं उन विचारों में, उन लस्टफुल टेम्पटेशन में जल रहा था, बर्न हो रहा था, उन विचारों में जल रहा था। बट वन डे, तो लेकिन एक दिन मैं मुड़ा, एंड कॉट दैट थ्रो बाय द स्क्रीम्स ऑफ हर, और मैंने उन विचारों को कंट्रोल करते हुए, उन पर नियंत्रण हासिल करते हुए मैं मुड़ा, और मैंने उस स्त्री को जो मुझे हर बार मिला करती थी और मुझे देखा करती थी बड़े प्यार से, और तो मैंने उस स्त्री को उस बाय द हेयर, उसके हर हेयर, उसके बालों को पकड़ा, एंड स्क्रीम्स ऑफ हर, मतलब वो थोड़ा चीखी,
तो मैंने उसके बालों को पकड़ा और मैंने उससे कहा। तो एक लड़की जो हमेशा एक जगह पे खड़ी रहती थी और हमेशा जब वह वहाँ से गुजरता था तो उसे देखा करती थी, तो उसने वो उस के जो विचार थे, मतलब उस स्त्री का, उस लड़की का जो आकर्षण था वो उससे खींचा जा रहा था और वो उन आकर्षण के विचारों में वो जला जा रहा था लगातार। तो एक दिन वो मुड़ा और उनने उस लड़की के बालों को पकड़ा और उन विचारों को कंट्रोल करने के लिए, जो विचार उसके मन में आ रहे थे उन पे कंट्रोल करने के लिए, और फिर तो वह मुड़ा और उन विचारों को कंट्रोल करते हुए और उस लड़की के उन्हें बाल पकड़ लिए और वो हल्का सा चीखी एंड सेड, और उससे कहा, बिवेयर डू नॉट फॉलो अ जेंटलमैन मोरल्स, कि बिवेयर सावधान, डू नॉट फॉलो अ जेंटलमैन, एक सज्जन व्यक्ति के जो मोरल वैल्यूज वाला इंसान है उसको फॉलो मत करो। तो उसने कहा कि भाई मैं एक ब्राह्मण परिवार से बिलोंग करता हूँ और मैं एक मैन ऑफ मोरल वाला व्यक्ति हूँ और तुम मेरे जैसे व्यक्ति का पीछा मत करो। एंड विद दैट एब्जर्ड डिटरमाइंड ईयर, और कह रहा है कि जो एब्जर्ड, जो भद्दा एंड डिटरमाइंड ईयर, जो मिस्टीरियस ईयर थी और जो एक वातावरण बना हुआ था जो बहुत ही अजीब सा ऑकवर्ड था, और मिस्टीरियस एयर जो है उस जो मिस्टीरियस एयर है जो लस्टफुल टेम्पटेशन की, एक शारीरिक आकर्षण की, शारीरिक सुंदरता का, तो उससे मैं बाहर निकलना चाहता था। और मैंने कहा उससे कि डू नॉट फॉलो अ जेंटलमैन्स मोरल, एक ऐसे व्यक्ति का, एक सज्जन व्यक्ति के का पीछा मत करो जो हाई मोरल वैल्यूज वाला इंसान है। और तुम जो हो वो कैसे हो, विद दैट एब्जर्ड डिटरमाइंड ईयर, तुम्हारे जो विचार हैं, तुम्हारे जो विचार मेरे पीछे आ रहे हैं ये बहुत ही ऑकवर्ड और बहुत ही मिस्टीरियस हैं। एंड फाइंड अ प्रीस्ट, तो और उनने कहा कि भाई तुम एक पुजारी ढूंढ लो, फाइंड एनी बीस्ट इन द विंड, और कोई भी जंगली जानवर, बीस्ट माने वाइल्ड एनिमल होता है, कोई भी ऐरा गैरा नत्थु गैरा कोई भी ढूंढ लो, ठीक है, इन द विंड, और कोई भी व्यक्ति जो तुम्हारे आबो हवा में पला बड़ा हो या तुम्हारी आबो हवा जैसा हो, मतलब क्योंकि वो वेस्टर्न है, ठीक है, और वो क्रिश्चियन है, तो वो कह रहा है कि यहाँ पर कि भाई इससे बढ़िया तो ये है कि तुम मेरा पीछा मत करो, मेरे पीछे आके तुम्हें कुछ मिलने वाला है नहीं। फाइंड अ प्रीस्ट, तुम एक पुजारी ढूंढ लो जो कि तुम्हारा विवाह करा दे, और कोई भी ऐसा भी कोई भी व्यक्ति यानी बीस्ट है, वाइल्ड काइंड ऑफ पर्सन या वाइल्ड काइंड ऑफ मैन यू चूज, तुम चुन लो, ठीक है, इन द विंड, मतलब कुछ अपने ही तरीके का, जिस तरीके के उसमें एटमॉस्फेयर में तुम पली बड़ी हो। फॉर अ हस्बैंड, तो उसमें से कोई आप हस्बैंड ढूंढ लो। एंड ही विल गिव यू अ हाउस फुल ऑफ लेजिटिमेट सन, और वो तुमको क्या देगा, घर भर कर तुमको क्या देगा, लेजिटिमेट मान लीगल सन्स देगा, वो तुम्हें बेटे देगा या संतान तुमको देगा, और वो तुमको बहुत सारी संतानें देगा। इट इज़ टू लेट फॉर सिन, और यह जो है बहुत देर हो गई है इस सिन को करने के लिए, मतलब ये जो अपराध है, मैं ये अपराध करना नहीं चाहता हूँ, और इट इज़ टू लेट, ये अपराध नहीं हो सकता है, बहुत देर हो गई है और मैं ये अपराध नहीं कर सकता हूँ। मेरा जो जन्म है वो एक ब्राह्मण परिवार में हुआ है, और जो कि मुझे अलाउ नहीं करता है कि मैं किसी क्रिश्चियन से या किसी वेस्टर्न लड़की से शादी करूँ, वो मुझे अलाउ नहीं करता है। इवन फॉर ट्रीजन, यहाँ तक कि जो ट्रीजन मतलब चीट, यहाँ तक कि मैं खुद को धोखा भी नहीं दे सकता, मतलब मैं धोखा भी नहीं दे सकता। इवन फॉर ट्रीजन, यहाँ तक कि मैं धोखा भी नहीं देना चाहता हूँ और धोखा भी नहीं दिया जा सकता है। अब बहुत लेट हो चुका है, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। एंड आई हैव नो रीज़न टू नो योर काइंड, और मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, आई हैव नो रीज़न, और मेरे पास कोई ऐसा कारण नहीं है, टू नो योर काइंड, कि तुम किस तरीके की महिला हो, मैं इसमें अपना समय व्यर्थ नहीं करना चाहता हूँ। एंड आई हैव नो रीज़न, मेरे पास कोई ऐसा कारण नहीं है टू नो, कि मैं ये जानूँ कि तुम क्या हो, किस प्रकार की महिला हो, मैं ये समझना नहीं चाहता। लेकिन वो जो तुम जहाँ पर रही हो, क्योंकि तुम वेस्टर्न हो और तुम क्रिश्चियन फैमिली में तुम पली बड़ी हो, तो मैं इसके बाद ये बात जानने के बाद मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा कारण है कि मैं तो ये जानूँ कि तुम किस प्रकार की महिला हो। ब्रेड ब्राह्मण एमंग सिंगर्स, कह रहा है कि जो ब्राह्मण लोग होते हैं, ये ब्रीड से सेकंड फॉर्म बना है, ब्रेड माने संतान उत्पन्न करना, तो ब्राह्मण जो लोग होते हैं एमंग सिंगर्स, वो उन सिंगर्स में से होते हैं ऑफ शिवरिंग बाय, जो हमेशा शिवरिंग करते हैं बाय हाइम्स, हाइम्स का मतलब है भजन कीर्तन मंत्रोच्चारण जो करते हैं। तो ब्राह्मण जो परिवार में जो पैदा जो लोग होते हैं वो हमेशा इंगेज रहते हैं, वो इंगेज रहते हैं सिंगिंग में, कि वो मंत्रोच्चारण करते हैं और
भजन गाते हैं। तो वो यहाँ पर एक कहना चाह रहा है उस औरत से कि भाई मैं तो ब्राह्मण परिवार में मेरा जन्म हुआ है, ब्राह्मण परिवार में पला बड़ा हूँ, और हमारा जो परिवार का जो माहौल होता है वहाँ पर सब मंत्रोच्चारण करने वाले व्यक्ति हो। तुम कहाँ मंत्रोच्चारण करोगे, तुम और कहाँ मैं, ठीक है। तुम क्रिश्चियन हो और तुम्हें क्या पता कि मंत्रोच्चारण क्या होता है, तुम्हें क्या पता भजन कीर्तन क्या होता है, तुम्हें क्या पता, क्योंकि तुम तो क्रिश्चियन हो और क्रिश्चियन में चर्च में जाके प्रेयर करते हैं, ना कि मंत्रोच्चारण किया जाता है। तो वो कहना चाह रहा है उससे, आई शडर टू द बोन एट हंगर्स, और कह रहा है कि मैं शडर हो जाता हूँ, मैं काँप जाता हूँ, मैं घबरा जाता हूँ जब कभी मैं टू द बोन, बोन का मतलब होता है हड्डी, एट हंगर्स मतलब जैसे भूखे के लिए कोई हड्डी फेंकी जाती है, उसी प्रकार से जो तुम्हारे शरीर का जो आकर्षण है, तुम्हारे फिजिकल ब्यूटी जो है, फिजिकल चार्म्स जो है, मुझे एल्योर कर रहे हैं, आकर्षित कर रहे हैं, टेम्प्ट कर रहे हैं, लालच दे रहे हैं, आकर्षित करना चाह रहे हैं। दैट रोम द स्ट्रीट, जो कि मतलब इधर उधर भटकते रहते हैं, स्ट्रीट माने गलियों में। तो कह रहा है कि आई शडर, मैं काँप जाता हूँ, मैं हिल जाता हूँ, टू द बोन, उस हड्डी को देखकर जो किसी भूखे के लिए जैसे फेंकी गई हो। दैट रोम, जो कि भूखे लोग जो इधर उधर स्ट्रीट पे घूमते रहते हैं, भटकते रहते हैं, उसके लिए फेंकी गई हो। तो यहाँ पर ये कहना चाह रहा है वो कि मैं डर जाता हूँ जब कभी मेरे मन में विचार आता है कि कोई भी जो आकर्षण है भरा पड़ा है, ये जो आप तुम्हारे शरीर का जो आकर्षण है, जो इस सड़क पे मुझे आते जाते दिखता है, वो मुझे आकर्षित करता है, टेम्प्ट करता है, और मैं उस विचार से घबरा जाता हूँ कि कहीं मैं अपने मार्ग से भटक ना जाऊँ, ठीक है। क्योंकि वो ब्राह्मण परिवार में पला बड़ा है, तो वो उसे अलाउ नहीं करता है कि वह किसी क्रिश्चियन से विवाह करे, तो वो भटकने का डर है उसको। एंड बियॉन्ड द कॉन्स्टेबल स्पीड, और ये जो टेम्पटेशन फैले हुए हैं सड़कों पर आकर्षित करने के लिए, किसी की कंसाइंस को और किसी के माइंड को अट्रैक्ट करने के लिए, ये कांस्टेबल के बीट से बाहर है। मतलब इन मामलों में जो कांस्टेबल है, जो पुलिसमैन है, वो कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि ये अपराध की श्रेणी में नहीं आता और ये दंड नहीं दिया जा सकता इन बातों को। तो और इन्हें इम्प्रिजेंट भी नहीं किया जा सकता, क्या जेल में भी नहीं डाला जा सकता है कि भाई अब कोई भी व्यक्ति है, कोई सुंदर है, अब वो सुंदरता उसे आकर्षित कर रही है, तो उस व्यक्ति को देखना है कि वो अपने आप को काबू में करे, ना कि उस व्यक्ति को उठाकर अंदर डाल दिया जाएगा कि जो सुंदर है या जिसके फिजिकल चार्म आकर्षित कर रहे हैं। बट देयर शी स्टूड, लेकिन वह वहाँ पर खड़ी रही, वो जो लड़की है। तो यहाँ पर उसके जो विचार है, ठीक है, एक लड़की का रूप ले लिया है, तो मतलब उन्हें, तो वहाँ पर क्या है, बट देयर शी स्टूड, और वो जो लड़की थी वो वहाँ पर ही खड़ी रही। मैंने उसके बालों को पकड़ा था बड़े क्रोध में, एंड वो खड़ी रही वहाँ पर। एंड अपॉन दैट डस्टी रोड, वो है उस धूल भरी सड़क पर, ऑन अ नाइट टिल लिट, और रात्रि के प्रकाश में, अप्रैल में के महीने में, माइंड एंड गेव मी अ लुक, उसने मेरी तरफ को जैसे इरादा किया हो और मेरी तरफ को देखा उसने। एंड कमेंडमेंट क्रम्बल्ड, और जैसे उसने मेरी तरफ को देखा तो मानो कि जो कमेंडमेंट है, मतलब कमांड जो है, जो कि आदेश मुझे पिताजी ने दिए थे, मेरे परिवार वालों ने दिए थे जब मैं विदेश जा रहा था, तो क्रम्बल्ड इन माय फादर्स पास्ट, तो मेरे पिताजी ने मेरे भूतकाल में जो आदेश दिए थे वो कहीं ना कहीं क्रम्बल्ड, ब्रोकन इनटू पीसेस, वो टूटते हुए लगने लगे, वो कहीं छोटे टुकड़ों में बट गए, वो बिखर के रह गए। एंड मतलब एक तरीके से वह अपने पिताजी के आदेश को भूल गया है, और वो कह रहा है कि मेरे जो कमांड थे, जो मेरे पिताजी ने भूतकाल में दिए थे, वो कहीं ना कहीं लड़खड़ा गए। एंड हर ट्रम्बल्ड हियर, और उसके जो नीचे गिरते हुए जो बाल थे, नीचे झुके हुए जो बाल थे, नीचे की तरफ को जो बाल थे, ठीक है, तो उसने क्योंकि उसके बालों को पकड़ा था और वो जो बाल थे वो नीचे की तरफ को लटके हुए थे, तो उसके जो बाल थे सडनली नोन एज सिल्क, वो ऐसे लगे कि मानो कि जैसे कि कोई रेशम जैसे बाल थे, उसके रेशम कोई पकड़ा हो। इन माई एंग्री हैंड, तो यहाँ पर है मेरे जो क्रोध से भरे जो हाथ थे, ठीक है, ये बुक में यहाँ पर एंग्री दे रखा है, तो इन माई एंग्री हैंड, और मैं उसमें बहुत गुस्से में था और मेरे हाथों में मैंने उसे बहुत कठोरता से पकड़ा हुआ था। तो अचानक से मुझे महसूस हुआ कि जो बाल है वो बिल्कुल सिल्क जैसे बिल्कुल मुलायम है। एंड शुक आ लिटिल, एंड आई शुक आ लिटिल, और मैं थोड़ा सा हिल गया, थोड़ा सा घबरा गया। एंड टुक हर बिहाइंड, और मैंने उसको अपना लिया और उसको अपनी बाहों में ले लिया। एंड बिहाइंड द लॉज ऑफ माई लैंड, और मैंने मेरे जो लैंड माने भूमि होता है, और भूमि पैतृक रूप से हुई, ठीक है, पिताजी से जो विरासत में मिलता है, और मैंने अपने पिताजी के जो नियम कानून जो थे, ब्राह्मण परिवार से बिलोंग करने से रिलेटेड मॉरल वैल्यूज़ के जो लॉ और कानून थे ब्राह्मण रिलीजन के, उन कानूनों को मैंने भुलाते हुए उसको अपना लिया और ख़ुद को एक तरीके से उसने सरेंडर कर दिया उस लेडी के प्रति। तो ये है इसका मीनिंग।
I hope you like this meaning, and if you like this poem meaning, so please like, share and subscribe.